Hello friends, welcome to Civil's GS Academy. Today we will discuss physical and chemical properties of soil. This topic is important to understand the soils of India and soils of the world. यहाँ हम यह भी डिस्कस करेंगे कि ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सॉइल की प्रोडक्टिविटी को कैसे प्रभावित करती हैं. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी. सॉइल की स्टडी क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी. Pedo means soil and logy means study. So scientific study of soil is known as pedology. The process of soil formation is referred as pedogenesis. Soil के formation को क्या कहते हैं? जो process होता है pedogenesis. Pedo means soil, genesis means formation. A vertical section of soil representing different horizons is called soil profile. Okay, so what is soil profile? It is a vertical section of soil representing different horizons. It is called soil profile. Soil containing matter in all the three states, that is solid, liquid and gases. Soil में तीनों तरह के मैटर पाए जाते हैं. कौन कौन है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड में क्या क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक मीन्स ह्यूमस, इनऑर्गेनिक मीन्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस. देन इन लिक्विड soil water. We get soil water from precipitation and groundwater. And in gaseous form it is air from atmosphere which is filled in the pores of the soil. Now soil, water and atmosphere are present in inverse proportion to each other. Soil में जो water और air जो present रहती है वो inverse proportion में रहती है. अगर water ज़्यादा है soil के अंदर तो उसमें से air बाहर निकल जाएगी, तो air कम रहेगी. अगर उसमें air ज़्यादा है तो उसमें water कम रहेगा. Okay, now physical properties. So what are the physical properties? First is the soil texture. See here, soil texture. What is soil texture? It refers to the size of solid particles. It refers to the size of the solid particles composing the soil. Size ranges from gravel to clay. इसमें सिर्फ हम soil के study के लिए सिर्फ हम gravel से लेकर clay तक को consider करते हैं, not cobble and pebbles, which are of bigger size. So size ranges from gravel to clay. Standard soil texture class can be defined according to the ratio of sand, silt, clay. जो आपका soil का standard soil texture class है उसमें सिर्फ हम sand, silt और clay को consider करते हैं. Ratio of the sand, silt and clay and can be represented on triangular diagram. इस triangular diagram पे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सी ऑन दिस ट्रायंगुलर डायग्राम. इसको हम डिस्कस करेंगे अभी. नाउ अब उसमें जो आपके पार्टिकल होते हैं वो साइज के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या क्या होते हैं देखिए. फर्स्ट इज ग्रेवल. आप इनका पार्टिकल साइज थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये. ग्रेवल ग्रेटर देन 2 mm. सैंड फ्रॉम 2 to 0.2 mm. सिल्ट इज फ्रॉम 0.02 to 0.002 mm. And the finest one is the clay which is less than 0.002 mm. ये पर्टिकुलर क्ले के बारे में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है. क्ले का पार्टिकल साइज ओके विच इज लेस देन 0.002 mm. Near center of the diagram, in which diagram? In this triangular diagram, near center of the diagram, loam is the soil in which no one grade dominates. आपका जो लोम जो होता है उसमें कोई भी ग्रेड डोमिनेट नहीं करता. सी हियर, दिस इज द लोम. टेक्सचर लार्जली डिटरमाइंस द वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. व्हाई टेक्सचर इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी? बिकॉज इट डिटरमाइंस द वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल. कि कोई भी सॉइल कितना वाटर रिटेन करेगी ये उसके टेक्सचर पे डिपेंड करता है. ओके, नाउ हम डायग्राम को देख लेते हैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके. सी हियर, दिस इज द डायग्राम. हियर इज द परसेंटेज क्ले ऑन दिस साइड, यहाँ पे सिल्ट और सबसे नीचे सैंड. तो यहाँ बीच में देखेंगे लोम. यहाँ पर कोई भी ग्रेड डोमिनेट नहीं करता है. ओके, In clay soil,
द इंडिविजुअल पोर स्पेस आर टू स्मॉल फॉर एडिक्वेट ड्रेनेज। क्ले सॉइल में क्या होता है, जो उसके अंदर पोर साइज होता है, जो अंदर पोर स्पेस होता है, वो काफ़ी पतला, काफ़ी छोटा होता है, जहाँ से पानी ड्रेन नहीं हो पाता। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। इन क्ले सॉइल द इंडिविजुअल पोर स्पेस आर टू स्मॉल फॉर एडिक्वेट ड्रेनेज। इतना छोटा होता है उसका पोर साइज कि वहाँ से पानी ड्रेन नहीं हो सकता, पानी उसी पोर से फंसा रह जाता है। नाउ कैपिलरी एक्शन आर मोर इफेक्टिव इन क्ले सॉइल ड्यू टू स्मॉल पोर ऑफ सॉइल। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सी अगेन, कैपिलरी एक्शन आर मोर इफेक्टिव इन क्ले सॉइल ड्यू टू स्मॉल पोर ऑफ सॉइल। क्यों कैपिलरी एक्शन ज़्यादा अच्छा होता है क्ले में? ड्यू टू स्मॉल पोर साइज। तो अकॉर्डिंग टू कैपिलरी एक्शन, अगर हम इन सॉइल पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे तो सबसे बेस्ट होता है कैपिलरी एक्शन क्ले में, देन सिल्ट में, देन लोम में, और सबसे कम होता है सैंडी में। ओके, क्योंकि सैंड का पार्टिकल साइज या जो उसका पोर स्पेस है वो ज़्यादा होता है। अब पोर स्पेस जब बड़ा रहेगा तो वहाँ कैपिलरी एक्शन सबसे कम होगा। कैपिलरी एक्शन अच्छा से होने के लिए आपका पोर साइज छोटा होना चाहिए। नाउ लोम टेक्सचर आर बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ। लोम टेक्सचर जो होता है दे आर बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल डोमिनेट नहीं करता, लगभग सबका बराबर हिस्सा होता है। सॉइल टेक्सचर कैन अफेक्ट द अमाउंट ऑफ पोर स्पेस विद इन द सॉइल। सॉइल टेक्सचर से क्या फर्क पड़ता है? ये अफेक्ट करता है आपको पोर से स्पेस विद इन द सॉइल। सैंड साइज सॉइल पार्टिकल फिट टुगेदर इन अ वे दैट क्रिएट्स लार्ज पोर्स। सैंड साइज जो पार्टिकल होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके बीच का जो आपका स्पेस है काफ़ी बड़ा होता है। हाउएवर ओवरऑल देयर इज अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ टोटल पोर स्पेस। देखिए यहाँ पर आपका पोर स्पेस तो उनके बीच में बड़ा होता है, लेकिन जो टोटल पोर स्पेस है या जो टोटल वहाँ खाली जगह है वो रिलेटिवली कम होती है, क्योंकि बड़े पार्टिकल्स हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ पोर स्पेसेस कम होंगे। पोर स्पेसेस बड़े जरूर होंगे पर उनका जो नंबर है वो काफ़ी कम होगा, इसलिए इनका जो टोटल पोर स्पेस है वो रिलेटिवली कम होता है। क्ले साइज सॉइल पार्टिकल्स फिट टुगेदर इन अ वे दैट क्रिएट स्मॉल पोर्स। क्ले साइज के पार्टिकल छोटे होते हैं तो इनके बीच का जो पोर स्पेस होगा वो भी छोटा होगा। हाउएवर ओवरऑल देयर आर मोर पोर प्रेजेंट। पोर का जो स्पेस है वो तो कम होगा, लेकिन जो यहाँ नंबर ऑफ पोर्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। देयरफॉर अ सॉइल मेड ऑफ क्ले साइज पार्टिकल विल हैव मोर टोटल पोर स्पेस। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका वहाँ पर जो पोर स्पेस होगा, जो टोटल पोर स्पेस होगा वो क्ले साइज पार्टिकल्स में ज़्यादा होगा। ठीक है, देन विद अ सॉइल मेड ऑफ सैंड साइज पार्टिकल, किससे ज़्यादा होगा? जहाँ सैंड साइज पार्टिकल्स हैं उनसे इनका टोटल पोर स्पेस क्ले साइज पार्टिकल्स का ज़्यादा होगा। कॉन्सिक्वेंटली क्लेई सॉइल विल हैव जनरली हैव लो बल्क डेंसिटी देन सैंडी सॉइल। तो आपका जो क्लेई सॉइल होता है इनका बल्क डेंसिटी सैंडी सॉइल से कम होता है, क्योंकि यहाँ पर टोटल पोर स्पेस ज़्यादा होता है। इस पॉइंट को आप एक बार फिर से पढ़ के देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नाउ स्ट्रक्चर। ड्यू टू सीमेंटिंग एक्शन ऑफ आयंस इन सॉइल, इंडिविजुअल पार्टिकल्स टेंड टू एग्रीगेट टुगेदर इन लम्प और पैड्स। स्ट्रक्चर क्या होता है? ड्यू टू सीमेंटिंग एक्शन ऑफ आयंस इन सॉइल, सॉइल का जो सीमेंटिंग एक्शन होता है, जो आपस में उनका जो चिपकने की जो टेंडेंसी होती है, उसकी वजह से इंडिविजुअल पार्टिकल टेंड टू एग्रीगेट टुगेदर इन लम्प्स और पैड्स। जो आपके पार्टिकल्स हैं वो आपके लम्प्स के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ पैड्स सॉइल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज हैविंग ब्लॉकी, प्लेटी, क्रम्ब और प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। तो आपका जो पैड का जो शेप होता है उसके हिसाब से हम सॉइल को इन कैटेगरी में डाल सकते हैं। वो कौन सी कैटेगरी है? दैट इज ब्लॉकी, प्लेटी, क्रम्ब और प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे अभी, पहले उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। क्ले सॉइल टेंड टू हैव ब्लॉकी स्ट्रक्चर।
क्ले सॉइल जो होगी वो ब्लॉकी स्ट्रक्चर बनाएगी। ब्लॉकी क्यों? ये क्ले सॉइल में क्या होता है, चिपकने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, पार्टिकल साइज बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो ब्लॉकी स्ट्रक्चर बनाती है। सैंडी सॉइल क्या करेगी? सैंडी होराइजन देयर इज सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। वहाँ पर सैंड में जैसे आपने बालू देखा होगा, वहाँ सब ग्रेन स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग रहते हैं ड्यू टू लैक ऑफ एग्रीगेशन। तो सैंडी होराइजन में क्या होगा? सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर होगा। प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ क्रम्ब स्ट्रक्चर और प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। अगर सॉइल में ह्यूमस कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से उसका क्रम्ब स्ट्रक्चर बनेगा या प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर बनेगा। सॉइल स्ट्रक्चर हैज़ एन इंपॉर्टेंट बियरिंग ऑन इट्स ईज ऑफ कल्टिवेशन। हम सॉइल स्ट्रक्चर पढ़ते क्यों हैं, ये इसको क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इट हैज़ इंपॉर्टेंट बियरिंग ऑन इट्स कल्टिवेशन। मतलब कोई भी सॉइल कितनी मतलब कल्टिवेशन के लिए उपयुक्त है या कितनी जरूरी है या कैसे रिस्पॉन्स करेगी वो आपका सॉइल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। सॉइल्स विथ क्रम्ब स्ट्रक्चर आर बेस्ट फॉर सीड जर्मिनेशन। जिन सॉइल्स में क्रम्ब स्ट्रक्चर होता है वो सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत अच्छी होती हैं एंड आर सेड टू हैव गुड टिल्थ। उनका टिल्थ भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये, विच टाइप ऑफ सॉइल आर बेस्ट फॉर सीड जर्मिनेशन, दैट इज द क्रम्ब स्ट्रक्चर सॉइल आर बेस्ट फॉर सीड जर्मिनेशन। Soil structure affect plant growth in many ways, like affect on root growth, which is inhibited by hard soil, allow air and water. Soil structure प्रभावित कैसे करता है प्लांट ग्रोथ को? सब अगर आपका जो सॉइल बहुत हार्ड है तो उसमें रूट सही से ग्रो नहीं कर पाएगी, और रूट जब सही से ग्रो नहीं कर पाएगी तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। जैसे आपने मूंगफली को देखा होगा, मूंगफली की खेती के लिए जनरली आपकी सैंडी सॉइल काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि लूज रहती है वो, और लूज रहती है तो वहाँ पे उसको मूंगफली आपके जबकि जनरली ज़मीन के नीचे होती है तो उसको ग्रो करने में आसानी रहती है। सी इन दिस फिगर, ये आपका यहाँ देखिए बिल्कुल यहाँ पे पार्टिकल्स अलग अलग हैं। दिस इज ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, देन हियर दिस इज ब्लॉकी, ब्लॉक्स के फॉर्म में, ठीक है। सी स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स, दिस इज ब्लॉकी स्ट्रक्चर एंड दिस इज प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर और क्रम्ब। क्रम्ब प्रिज्मेटिक क्यों होता है? ड्यू टू मोर ह्यूमस कंटेंट। एंड दिस इज प्लेटी स्ट्रक्चर, सॉइल प्लेट्स के रूप में रहती है। ओके, नाउ पोरोसिटी ऑफ सॉइल। व्हाट इज पोरोसिटी? द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एयर एंड वाटर बिटवीन पार्टिकल्स इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल आर कॉल्ड पोर स्पेस। पोर स्पेस क्या होता है? इट इज स्पेस ऑक्युपाइड बाय एयर एंड वाटर बिटवीन पार्टिकल्स इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ओके, जो स्पेस एयर और वाटर के द्वारा ऑक्युपाई की जाती है किसी गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल में। द परसेंटेज ऑफ सॉइल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पोर स्पेस और बाय द इंटरस्टिशियल स्पेसेस इज कॉल्ड पोरोसिटी ऑफ द सॉइल। कितना परसेंटेज सॉइल वॉल्यूम का आपका पोर स्पेस से ऑक्युपाइड है, दैट इज कॉल्ड पोरोसिटी ऑफ द सॉइल। It depends upon the texture, structure, compactness and organic content of the soil. आपका पोरोसिटी किस पे डिपेंड करती है? टेक्सचर पे डिपेंड करती है, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, कॉम्पैक्टनेस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द सॉइल। टेक्सचर के बारे में हमने इनिशियल डिस्कस किया था। क्ले सॉइल में क्या होता है? पार्टिकल्स छोटे होते हैं लेकिन उनका जो टोटल पोर स्पेस होती है वो ज़्यादा होती है, तो क्ले सॉइल की पोरोसिटी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू सैंडी सॉइल। Porosity of the soil increases with increase in the percentage of organic matter. ऑर्गेनिक मैटर अगर ज़्यादा है सॉइल में तो आपकी जो पोरोसिटी है वो बढ़ जाएगी। सो पोरोसिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। क्ले सॉइल हैव ए स्मॉलर पोर बट मोर टोटल स्पेस देन सैंड्स डिस्पाइट ऑफ द मच लोअर परमिबिलिटी। क्ले सॉइल में अभी जैसा आपने डिस्कस किया था हमने पीछे कि वहाँ पर पोर्स तो बहुत छोटे होते हैं लेकिन नंबर ऑफ पोर्स ज़्यादा होते हैं, एंड दैट इज़ वाई टोटल पोर स्पेस जो उनकी होती है वो सैंड से ज़्यादा होती है, इसलिए वो मोर पोरस होती हैं, लेकिन उनकी जो परमेबिलिटी होती है वो कम होती है। कैपिलरी पोर स्पेस कैन होल्ड मोर वाटर एंड रिस्ट्रिक्ट द फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर एंड एयर इन सॉइल। कैपिलरी पोर स्पेस जो होता है वो पानी को ज़्यादा होल्ड करता है एंड रिस्ट्रिक्ट द फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर, और पानी उसमें से फ्लो नहीं कर पाता, जस्ट वो कैपिलरी में फंसा रहता है। ओके, एयर इन सॉइल
टू कंसिडरेबल एक्सटेंट, वेयर एज मैक्रोपोर्स स्पेसेस, जबकि जो मैक्रोपोर स्पेसेस जो होते हैं हैव लिटिल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर एंड एयर इन सॉइल अंडर नॉर्मल कंडीशंस। देखिए जो कैपिलरी जो पोर स्पेसेस होती हैं वो पानी को अपने बीच में फंसाए रखती हैं। जो बिल्कुल पतली से पाइप ले लीजिए, जैसे सपोज एक रिफिल ले लीजिए, उसके अंदर को पानी डाल दीजिए, वो पानी को अगर रिफिल को आप सीधा भी कर देंगे तो पानी नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन एक चौड़े पाइप में अगर पानी डाल के और दोनों तरफ खुला कर दें तो पानी गिर जाएगा। हियर इज द सेम कंसेप्ट, कैपिलरी पोर स्पेसेस कैन होल्ड मोर वाटर and restrict the free movement of water and air in soil to a considerable extent, whereas macro pore spaces means pore spaces of bigger size have little water holding capacity and allow free movement of moisture and air in the soil under normal conditions. Now permeability of soil, the characteristics of soil that determine the movement of water through pore spaces is referred to soil permeability. So what is soil permeability? It is characteristic of soil that determines the movement of water through pore spaces. Okay? Soil permeability because it is directly dependent on the pore size. अभी हमने जस्ट ऊपर डिस्कस किया था कि आपके जब पोर साइज बड़ा होगा तो परमेबिलिटी अच्छी होगी वहाँ पे। सॉइल परमेबिलिटी बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द पोर साइज विल बी हायर फॉर सॉइल विथ लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोपोर्स। जहाँ मैक्रोपोर्स होंगे, मैक्रोपोर्स मीन्स पोर्स हैविंग साइज ग्रेटर देन 65 माइक्रोन्स, सॉरी 75 माइक्रोन्स। सो soil with large number of macropore spaces than that for compact soil with large number of micropore spaces. तो जो भी आपके ऐसी सॉइल जहाँ पर मैक्रोपोर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, इन कंपैरिजन टू माइक्रोपोर्स कैपिलरी स्पेस, जो कि कैपिलरी स्पेस होती है, तो वहाँ परमेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी. सो अगेन सी दिस पॉइंट, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट. Soil permeability, because it is directly dependent on the pore size, will be higher for soil with large number of macropore spaces than that for compact soil with large number of micropore spaces. So here we have seen that porosity is reversed to the permeability. More porosity, less permeability. So in clay soil, porosity is more and permeability is less. But in sandy soil, permeability is more and porosity is less. Now chemical properties. First is soil colloids. They are included in clay fraction of soil. These are tiny particles with unusual chemical properties. Soil colloids क्या होते हैं? ये छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्ले फ्रैक्शन में इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है. कोलाइड्स में भी ऑर्गेनिक और मिनरल, ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, मिनरल्स भी हो सकते हैं. ऑर्गेनिक मीन्स ह्यूमस कंटेंट, ह्यूमस से जो आते हैं, और मिनरल मीन्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस. तो कोलाइड्स में भी ऑर्गेनिक और मिनरल टुगेदर टू टाइप मेक क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स. और दोनों जब ऑर्गेनिक और मिनरल कोलाइड्स जब साथ मिलते हैं तो वो क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. क्ले मिनरल्स आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस केमिकल चेंज विच इज़ फंडामेंटल टू सॉइल फॉर्मेशन, सो दे आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. जो क्ले मिनरल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस केमिकल चेंज वहाँ उसमें होता रहता है, एंड विच इज़ फंडामेंटल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए जरूरी भी है. नाउ सेकंड इज द बेसिस. क्ले मिनरल्स आर ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज. दे आर न्यूट्रलाइज बाय द अट्रैक्शन टू देयर सरफेस पॉजिटिवली चार्ज आयंस और कैटायंस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम. दीज आर कॉल्ड बेसिस. देखिए होता क्या, क्ले मिनरल्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज, और वो न्यूट्रलाइज किससे होते हैं? बाय अट्रैक्शन टू देयर सरफेस पॉजिटिवली चार्ज आयंस, दैट इज कैटायंस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम. दीज आर द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल. तो जब वो उनसे अट्रैक्शन होता है उनका, तो वो न्यूट्रलाइज होते हैं. दे आर ओनली हेल्ड लूजली इन एन एक्सचेंजेबल पोजिशन. ये जो बेसिस होते हैं बिल्कुल लूजली अटैच किए जाते हैं, बिल्कुल लूजली अटैच रहते हैं. हेल्ड इन, दे आर ओनली हेल्ड लूज इन एक्सचेंजेबल पोजीशन बाय क्ले मिनरल्स. इन बेसिस को जो आपके होते हैं ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये लूजली हेल्ड होते हैं बाय क्ले मिनरल्स इन एन एक्सचेंजेबल पोजीशन, मे बी गिवन अप इन द प्रोसेस ऑफ बेस एक्सचेंज टू प्लांट्स विच रिक्वायर देम फॉर ग्रोथ. तो ये जो आपके
कैटाइंस थे कैल्शियम मैग्नीशियम के, ये क्ले के साथ न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। क्ले नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और उसके साथ लूजली हेल्ड होते हैं क्ले के साथ, कि जब भी प्लांट को अगर जरूरत पड़ती है तो वो उससे एक्सचेंज कर लेते हैं। ड्यू द प्रोसेस ऑफ बेस एक्सचेंज टू प्लांट विच रिक्वायर देम फॉर ग्रोथ। द मेटालिक कैटायंस सच एज पोटेशियम सोडियम टेंड टू रिप्लेस बाय हाइड्रोजन आयन। तो ये जब प्लांट से जब एक्सचेंज इनका होता है तो प्लांट हाइड्रोजन आयन दे देता है, ठीक है, और यहां से पोटेशियम और सोडियम को ले लेता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस मेक्स सॉइल मोर एसिडिक अनलेस बेसिस आर रिप्लेनिश्ड इन सम वे। तो धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ सॉइल धीरे धीरे एसिडिक हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ हाइड्रोजन आयन, और इसको हमें ठीक करने के लिए इसमें हमें अलग से बेसिस को डालना पड़ता है, जैसे जिप्सम और हम डालते यूज करते हैं। सॉफ्ट कैलकेरियस रॉक्स आर ऑफन नेचुरली फर्टाइल। वाई? बिकॉज रेट ऑफ वेदरिंग ऑफ कैल्शियम in parent material is sufficient to replace the loss of leaching of exchangeable calcium। जो हमारा कैल्शियम लॉस हो गया लीचिंग में, वो हमें यहां कैलकेरियस रॉक्स के वेदरिंग से मिल जाता है। ओके, लाइम हेल्प टू प्रिजर्व स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल। लाइम से क्या फायदा होता है, ये सॉइल की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। नाउ सॉइल एसिडिटी, इट इज प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द proportion of exchangeable hydrogen in the soil in relation to other elements. So soil acidity, it is a property related to proportion of exchangeable hydrogen in the soil in relation to other elements. The degree of acidity is measured on the logarithmic pH scale, which ranges from 0 means extremely acidity, to 14 means extremely alkaline. So pH scale varies from 0 to 14. So from 0 to 7 it is acidic, and from 7 to 14 it is alkaline. A pH value of 6.5 is normally regarded as most favorable for growth of cereal crops. So this fact is very important, and many times this has been already asked in many examinations. So for cereal crops, which soil pH is suitable? So it is about 6.5. So note this point. 6.5 is normally regarded as most favorable for growth of cereal crops. The most important effect of pH in the soil is on iron solubility. pH का फर्क क्या पड़ता है, अगर सॉइल में pH ज़्यादा है कम, उससे क्या फर्क पड़ता है? It is important because it affects the iron solubility. जो भी आयंस हो गए हमारे कैटायंस उसमें होंगे, या जो भी जैसे आप कैल्शियम फॉस्फोरस जो भी मैग्नीशियम वगैरह जो भी अवेलेबल होंगे, उनकी सॉल्युबिलिटी को ये अफेक्ट करता है pH. So the most important effect of pH in the soil is iron solubility, which in turn affect microbial and plant growth. तो अगर pH अगर सुटेबल नहीं है, बहुत एसिडिक है, तो वहाँ माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है तो भी माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और दिस विल हैम्पर द प्लांट ग्रोथ। क्योंकि यहाँ pH अगर बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ज़्यादा लो है, तो उसकी वजह से आपके जो आयंस हैं जैसे कैल्शियम फॉस्फोरस वगैरह जो हैं वो भी प्लांट को नहीं मिल पाएंगे, और माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। माइक्रोब्स ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी तो जो वहाँ आपका ह्यूमस कंटेंट है वो वैसे के वैसे एजिड रह जाएगा। जैसे जो भी पत्ते या जो भी चीज़ें वहाँ पर सड़ निकलने के लिए वो सड़ निकल नहीं पाएंगी, वो प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ pH इन द सॉइल इज आयन solubility, which in turn affect microbial and plant growth. A pH range of 6 to 6.8, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है चीज़। 6 to 6.8 is ideal for most crops because it coincides with the optimum solubility of most of the important plant nutrient. क्योंकि इस पर्टिकुलर pH रेंज में 6 to 6.8 मैक्सिमम जो आपके प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉल्युबल होते हैं, और सॉल्युबल होंगे तभी वो प्लांट को अवेलेबल होंगे। Now soil color. The color of soil is determined with the aid of Munsell color chart. Munsell color chart ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। Munsell color chart is used for what purpose? It is used for to determine the color of the soil. Munsell color chart. Range from white to black. इसकी रेंज कहाँ से white से black होती है? Depend on amount of humus. Humus content पे डिपेंड करता है इसका soil का maximum color. Cool humid area. Cool humid area जहाँ होगा वहाँ पर हाई ह्यूमस कंटेंट होगा, तो सॉइल का कलर क्या होगा? ब्लैक और
brown color soil. Okay. Now desert. Desert में किस तरह की soil होगी? It has little humus content, so light brown or gray soil. Now in well aerated soil, ऐसी soil जो कि well aerated है, मीन्स जहाँ पर soil के अंदर air content अच्छा खासा ठीक ठाक है. Oxidized or ferric iron compound are responsible for the brown, yellow and red color. जो वेल एरेटेड सॉइल होती है वहाँ पर जो आपका फेरिक आयरन कंपाउंड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सॉइल के कलर के लिए, और उसकी वजह से वहाँ पे ब्राउन, येलो और रेड कलर होते हैं. यू सी इन द सॉइल, सो रेडिश कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेरिक कंपाउंड इन वेल ड्रेन्ड सॉइल. वेल ड्रेन्ड सॉइल मतलब जहाँ पानी रुकता नहीं है, पानी जैसे अगर आता भी बारिश होती है तो पानी चला जाता है, तो वेल ड्रेन्ड सॉइल, तो वहाँ पर आपका फेरिक आयरन की वजह से सॉइल का कलर जो होता है ब्राउन, येलो और रेड कलर होता है. जैसे आप मोस्टली आपके पेनिनसुलर इंडिया में आप देखेंगे, पेनिनसुलर इंडिया काफ़ी हिस्से में, जैसे आप कुडापा के पास देखेंगे या आप झारखंड वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पर आपको रेडिश कलर की सॉइल दिखेगी. व्हेन आयरन इज रिड्यूस टू फेरस, जब आयरन फेरस में रिड्यूस होता है तो क्या होता है? इट बिकम्स मोबाइल एंड कैन बी रिमूव फ्रॉम सर्टेन एरियाज ऑफ द सॉइल. जब आयरन फेरस में रिड्यूस होता है, जब उसका रिडक्शन होता है तो मोबाइल हो जाता है, और जब मोबाइल होगा तो वहाँ से वो मूव कर जाएगा. एंड कैन बी रिमूव फ्रॉम सर्टेन एरियाज इन द सॉइल. व्हेन द आयरन इज रिमूव्ड अ ग्रे कलर रिमेन्स, वहाँ पर सिर्फ ग्रे कलर बचेगा, और द रिड्यूस आयरन कलर परसिस्ट इन शेड्स ऑफ ग्रीन और ब्लू. तो जनरली वहाँ का जब आयरन वहाँ से जब रिड्यूस हो गया तो रिड्यूस होने का वहाँ से मोबाइल हो गया, तो वहाँ पर वो या तो ग्रे कलर का जो सॉइल डेवलप होगी या तो ब्लूइश कलर में रहेगी. ग्रे और ब्लूइश कलर इज ड्यू टू रिड्यूस आयरन कंपाउंड FeOH होल ट्वाइस. आपका ये ग्रे और ब्लूइश कलर क्यों होता है सॉइल का? ड्यू टू रिड्यूस आयरन कंपाउंड, इंडिकेटिंग पुअर ड्रेनिंग सॉइल. ओके. और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और आने वाले वीडियो को आपसे मिस ना हो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें. एंड फॉर एनी कमेंट एंड सजेशंस प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू. जय हिंद.